हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसमें लास्ट तक जुड़े रहें और सारे क्वेश्चनों का आप आंसर इसमें देख सकते हैं जो 2020 में आए हुए थे, और विथ उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए हम आज का ये पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन ह्यूमन रिलेशन। हमें ह्यूमन रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम फर्स्ट डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन इज द प्रोसेस of effective motivation of an individual. It is given the situation in order to achieve a balance of objectives that will yield greater human satisfaction and help to achieve organization goal. तो जो ह्यूमन रिलेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, इफेक्टिव मोटिवेशन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को। ये डेफिनेशन किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू विलियम। अब हम नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा ह्यूमन रिलेशन इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस विच इज concerned with the integrating of people into the work situation in a way that motivate them to work productivity cooperatively with economic psychological and social satisfaction। ये हमारी डेफिनेशन दिए थे कैथ डेविस ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट का बी, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। हमें ग्रुप डेवलपमेंट की यहाँ पे स्टेजेस बतानी है। तो ब्रूस टुकमैन इज गिवन द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। हेयर द स्टेजेस ऑफ, जो ब्रूस टुकमैन थे उनने 5 स्टेजेस दिए ग्रुप डेवलपमेंट की, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मिंग, सेकंड है स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ है परफॉर्मिंग और फिफ्थ है एडजॉर्मिंग। तो जो फर्स्ट हमें देख लेते हैं अब परफॉर्मिंग में क्या आता है। इसमें आ जाएगा द ग्रुप मेंबर मीट द गेट टू नो ईच अदर। जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, मिलते हैं और जानते हैं उनको। फिर है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अनक्लियर। इसमें क्या होती है, जो फॉर्मिंग स्टेज होती है उसमें अपनी वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं जान पाते हैं। फिर आ जाएगा द मेंबर आर पोलाइट एंड पॉजिटिव बट अनश्योर अबाउट द ग्रुप पर्पस। जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक पोलाइटली नेचर रखते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव नेचर रखते हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप का पर्पस यहाँ पे श्योर नहीं होते हैं कि उनका ग्रुप का पर्पस क्या है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लीडर यूजुअली टेक अ स्ट्रॉन्ग रोल एंड गाइड द ग्रुप। जो लीडर्स होता है वो उनको क्या बताता है, रोल उनका क्या क्या रोल यहाँ पे रहने वाला है, वो लीडर्स उनको ये सब समझाता है। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में अराइज एज इंडिविजुअल पुश द बाउंड्रीज एंड चैलेंजेस अथॉरिटी एंड ओपिनियन। यहाँ पे जो स्टॉर्मिंग स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, उसमें उनमें चैलेंजेस आते हैं पीपल के बीच में, जिससे उनका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा देयर कैन बी स्ट्रगल ओवर लीडरशिप गोल एंड वर्क मेथड। फिर इस स्टेज में क्या करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं गोल को पाने के लिए, वर्क मेथड को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दिस इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज बट इज़ क्रूशियल इन ग्रोथ। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क को उनको सीखना पड़ता है, वर्क मेथड को यहाँ पे उनको सीखना है और गोल को अचीव करना होता है। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज होती है और ग्रोथ वाली स्टेज होती है। इसमें इंडिविजुअल अच्छे से सीख जाता है तो उसको ग्रोथ होती है। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी नॉर्मिंग। इसमें आ जाएगा द ग्रुप बीइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जो नॉर्मिंग होती है उसमें क्या होती है, ग्रुप अपने कॉन्फ्लिक्ट को इसमें ख़त्म करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। फिर जो अपने रिलेशनशिप है उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर मेंबर एक्सेप्ट देयर रोल्स एंड ग्रुप नॉर्म्स कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट इंक्रीज। जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो क्या करते हैं, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, और यहाँ पे उनके आपस में क्या होते हैं, ट्रस्ट डेवलप होते हैं, एक साथ में मिलके वो काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी स्टेज आ जाएगी परफॉर्मिंग। ये हमारी फोर्थ स्टेज है। इसमें हम देख लेते हैं द ग्रुप फंक्शन इफेक्टिवली टूवर्ड इट्स गोल। जो ग्रुप का फंक्शन होता है वो कैसा होता है, गोल को अचीव करने के लिए। फिर आ जाएगा रोल्स आर फ्लेक्सिबल एंड मेंबर्स आर हाईली मोटिवेटेड। गोल क्या है, फ्लेक्सिबल होते जाता है, मतलब चेंजेबल होता है, और जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, हाईली मोटिवेटेड रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा देयर आर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड मिनिमल सुपरविजन इज नीडेड।
फिर इसमें क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी रहने वाली है जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके बीच में। फिर हमारा लास्ट स्टेज आ जाती है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग में क्या आ जाएगा, द ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो ग्रुप्स होता है वो गोल को अचीव करने के बाद में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद में डिसमिस हो जाता है। फिर द मेंबर रिफ्लेक्ट ऑन accomplishment एंड मे एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड रिलीफ। यहाँ पे फिर गोल को अचीव करने के बाद में जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक्सपीरियंस आ जाता है, उस वर्क को लेके रिलीफ की फीलिंग आती है। वहाँ पे जो उनको स्ट्रेस हो रहा था गोल अचीव करने के लिए, वो उनका रिलीफ यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि उनने गोल को अचीव कर लिया है। इस प्रकार से ये क्या है, 5 स्टेजेस है ग्रुप डेवलपमेंट की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट का सी, डिस्कस द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड फॉर बिल्ड अप अ सक्सेसफुल टीम। हमें स्ट्रेटजीज बतानी है कि हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं सक्सेसफुल एक टीम को। तो हम देख लेते हैं, बिल्ड अप अ सक्सेसफुल टीम रिक्वायर द मिक्स ऑफ thoughtful planning, strong leadership and ongoing efforts to create the collaboration and productive environment। अगर जो टीम वर्क हम चाहते हैं, अगर हम टीम सक्सेसफुल टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लीडर भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो एफर्ट्स है ऑन गोइंग एफर्ट्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स वहाँ पे लगने चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट वहाँ पे बना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफाइन क्लियर गोल एंड रोल्स। ये इसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। हमको पहले क्लियर गोल बनाने हैं, रोल्स बताने हैं कि क्या क्या उसमें रोल्स रहने वाले हैं। फिर है सेलेक्ट द राइट पीपल। फिर हमें जो पीपल्स है कि जिनको हमें टीम में रखना है, सक्सेसफुल टीम में रखना, उन पीपल को हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना। फिर आ जाएगा फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन। जो पीपल हमने टीम के लिए सेलेक्ट किए हैं उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पे रखना है। फिर आ जाएगा बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जो मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट डेवलप होनी चाहिए। फिर आ जाएगी एम्पावर एंड मोटिवेटेड। जो भी पर्सन इस टीम में है, सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए जिस पर्सन को हमने चूज़ किया है, उन पर्सन के बीच में मोटिवेशन होना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव। फिर क्या होना चाहिए, उनको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की स्ट्रेटजी आना चाहिए जिससे वो अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एनकरेज ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडॉप्ट। फिर क्या होता है, जो भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पे उसको मॉनिटर करना चाहिए और उस चीज़ को हमें एडॉप्ट करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेकंड का ए, एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न डिसीज़। हमें जो फूड बॉर्न डिसीज़ है उसके साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, फिर फीवर होता है, फटीक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होते हैं, हेडेक और डिहाइड्रेशन होता है। अब हम इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सीवियर सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा परसिस्टेंट हाई फीवर। मतलब जो हाई फीवर रहेगा वो परसिस्ट रहेगा, या तो फीवर रिड्यूस भी नहीं होगा और हाई रहेगा। मतलब अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है तो उतना ही वो बना रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ब्लडी डायरिया। अगर डायरिया होगा तो डायरिया के साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा। फिर है प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड डायरिया। फिर है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में लिप्स उसके क्या होने लगेंगे, ड्राई होने लगेंगे, उसको बार बार फीलिंग होगी कि उसको थर्स्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी, है डिस्कस द बेसिक फूड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस वी शुड यूज ऑब्जर्व बाय द एवरी फूड हैंडलर्स। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या बेसिक्स फूड हाइजीन की प्रैक्टिसेस होती हैं जो फूड के जो हैंडलर्स होते हैं, फूड हैंडलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट आ जाएगी उसमें पर्सनल हाइजीन। जो फूड हैंडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। प्रॉपर फूड स्टोरेज, मतलब जो फूड का स्टोरेज करेंगे वो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से रखेंगे। जैसे फूड को खुले में नहीं रखना, उसको ढक के रखना, ये सब आ जाता है फूड स्टोरेज में। फिर साफ़ बर्तनों में रखना। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेफ फूड प्रिपरेशन। वो फूड की प्रिपरेशन करते टाइम सेफ तरीके से फूड को प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क एरिया। जिस एरिया में वो वर्क कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके रखना है और उसको सैनिटाइज करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन।
जो फूड हैंडलर्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, जो अवॉइड करना चाहिए कंटामिनेशन को, कि क्रॉस कंटामिनेशन यहाँ से वहाँ डिसीज़ का नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉपर डिश वॉशिंग। जो डिश यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से, जो बर्तन वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं फूड को बनाने के लिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। फिर आ जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी उनका वेस्ट यहाँ पे निकल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। अगर वेट वेस्ट है तो उसको उसी के डस्टबिन में डाला जाना चाहिए, और अगर ड्राई वेस्ट है तो उसको ड्राई वाली जो डस्टबिन है उसमें डाला जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फूड हैंडलिंग एंड ट्रेनिंग। फिर जो हैंडलर्स है, फूड हैंडलर्स है, प्रैक्टिस जो फूड हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनका क्या रहता है कि वो फूड को हैंडल करते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ के लिए कि उनको किस तरीके से फूड को हैंडल करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का सी, डिस्क्राइब द 5 कीज टू सेफर फूड। हमें जो सेफर फूड है, उस सेफर फूड मतलब हम कैसे फूड को सेफ रख सकते हैं, उसकी हमें 5 कीज यहाँ पे बतानी है। तो द WHO डेवलप द 5 कीज टू सेफर फूड टू हेल्प प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेसेस। अगर हम फूड को सेफ रखेंगे तो उससे क्या होगी, फूड बॉर्न इलनेसेस नहीं होगी। फर्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है कि क्लीन। इसमें आ जाएगा वॉश हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड एंड ऑफन ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन। हमें फूड को हैंडलिंग करने से पहले अपने हैंड को वॉश करना है, हैंड को प्रॉपर तरीके से वॉश करना है जब हम फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है क्लीन ऑल सरफेसेस, यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स। हमें क्या करना है, सरफेस को क्लीन करना है जहाँ पे हम फूड को रख रहे हैं, फूड को हम उसके आउटसाइड के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन करना है। फिर हमें फूड को बचाना है इंसेक्ट, पेस्ट, इन सब से, एनिमल से हमें फूड को बचाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेपरेट रॉ एंड कुक्ड। फिर जो फूड होता है सेपरेट करना है दोनों को। अगर रॉ फूड है तो रॉ फूड को अलग रखना है, कुक्ड फूड है तो उसको हमें अलग रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेपरेट रॉ एंड कुक्ड। जो रॉ फूड्स हैं और जो कुक्ड फूड्स हैं उनको हमें अलग अलग रखना है। यूज सेपरेट कटिंग बोर्ड्स एंड यूटेंसिल फॉर रॉ मीट एंड कुक्ड आर रेडी टू ईट फूड्स। हमें दोनों को सेपरेट तरीके से कुक करना है और सेपरेट तरीके से फूड को रखना है। अगर हम जिस सरफेस का यूज़ रॉ फूड्स को कट करने में कर रहे हैं उसको हम कुक्ड फूड को कट करने में नहीं करना। फिर है स्टोर रॉ एंड कुक्ड फूड सेपरेटली टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन। हमें रॉ और कुक्ड फूड दोनों को सेपरेटली रखना है जिससे क्रॉस कंटामिनेशन से को हम बचा सकते हैं। फिर हमारी थर्ड पॉइंट आ जाएगा कुक थ्रोली। फिर आ जाएगा कुक फूड स्पेशली मीट, पोल्ट्री, एग एंड सी फूड्स टू द राइट टेम्परेचर। जो फूड होते हैं जैसे इनमें ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मीट, पोल्ट्री, एग्स, सी फूड्स, इनको हमें ज़्यादा टेम्परेचर में पकाने की नीड होती है, तो हमें इनके जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है उतने में हमें इन फूडों को पकाना। फिर है बीइंग सूप एंड स्टोव टू बॉयल टू एंश्योर दे आर सेफ। नेक्स्ट आ जाएगा रीहीट कुक्ड फूड थ्रोली। जो कुक्ड फूड है उनको हमें रीहीट करना है ईट करने से पहले। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। फूड होता है उनको हमें सेफ टेम्परेचर में कुक करना है, मतलब रखना है। बनने के बाद में जो फूड हमारा बनता है उसके बाद में हमें सेफ टेम्परेचर में रखना है। ऐसा नहीं कि हमें जो वार्म एनवायरनमेंट होता है हम उसमें रख दें जिससे हमारा फूड खराब हो जाए। फिर आ जाएगा डोंट लीव कुक एट द रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स। हमें 2 घंटे से ज़्यादा रूम टेम्परेचर में फूड्स को नहीं रखने। फिर है कीप हॉट फूड हॉट एबव 60 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड फूड कोल्ड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अगर जो हॉट फूड है उनको हमें 60 डिग्री सेल्सियस पे रखना है और जो कोल्ड फूड है उनको हमें 5 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। फिर है डोंट थ्रो फ्रोजन फूड एट रूम टेम्परेचर। का 5th पॉइंट आ जाता है यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। यूज क्लीन सेफ वाटर फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग। फूड को हमें प्रिपेयर करते टाइम जो भी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें सेफ वाटर यूज़ करना है, क्लीन वाटर यूज़ करना है। फिर आ जाएगा चूज़ फ्रेश होलसम फूड, अवॉइड यूजिंग एक्सपायर्ड एंड स्पॉइलेज आइटम। हमें क्या करना है, फ्रेश और फूड को यूज़ करना है और जिसकी एक्सपायरी चली गई है उस फूड आइटम को हमें यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। हमें फैमिली प्लानिंग के यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताने हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा कीप मदर हेल्दी। अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे तो हमारी जो मदर है उसकी क्या रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब मदर अगर बार बार बेबी को वॉर्न करेगी तो उसकी जो हेल्थ रहेगी, फिजिकल हेल्थ रहेगी, वो अच्छी नहीं रहेगी, वो बार बार इल होगी, उसकी जो मैटरनल इलनेस वहाँ पे बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा टू प्रोटेक्ट
बेबीज़, जो बेबीज होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी होती है। सेफ मनी, अगर बच्चे कम रहेंगे तो यहाँ पे हमारा मनी भी बचेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इम्प्रूव चिल्ड्रन फ्यूचर। अगर मनी बचेगा, इकोनॉमिक अच्छी होगी, तो जो चिल्ड्रंस हैं उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा गिव्स वुमेन कंट्रोल। फिर आ जाएगा हेल्प कपल प्लान, रिड्यूस पोवर्टी, पोवर्टी को यहाँ पे भी कम कर सकते हैं। फिर है सपोर्ट्स एजुकेशन, फीमेल को मेल को हमें फैमिली प्लानिंग के ऊपर हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर वो फैमिली प्लानिंग करवाते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी हम बचा सकते हैं। फिर आ जाएगा स्ट्रेंथस कम्युनिटीज़, कम्युनिटी के स्ट्रेंथनेस को हम बढ़ा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का बी, लिस्ट द वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड। हमें यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारी फर्स्ट मेथड आ जाती है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड, अब इसके अंदर क्या क्या आती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, जितनी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स रहें वो सारी हार्मोनल मेथड में आती है। फिर है इंजेक्टेबल, जैसे डोपा प्रोबेरा, ये क्या होती है, इंजेक्टेबल होती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हार्मोनल इम्प्लांट्स, बहुत सारे हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे नॉर प्लांट, जोडेल, ये सब क्या होते हैं, हार्मोनल प्लांट होते हैं, जिसका भी यूज़ हम फैमिली प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल पैचेस होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होती हैं, जैसे नोवा रिंग्स आती हैं, जिससे भी हम फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर बैरियर मेथड आती है। बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाती है फैमिली प्लानिंग के लिए, मेल कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल कॉन्डम्स आते हैं, डायफ्राम्स आते हैं, और सर्वाइकल कैप्स आते हैं, और स्पर्मिसाइडर्स आते हैं, जिसका भी यूज़ हम फैमिली प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जैसे आईओडीज आती हैं, जैसे कॉपर आईओडीज, हार्मोनल आईओडीज आती हैं। कॉपर आयोडीज में नॉन हार्मोनल आयोडीज रहती हैं, और जो हार्मोनल आयोडीज रहती हैं, जिसमें हार्मोनल आयोडीज में जैसी मिनेरा इसका एग्जांपल है। फिर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ क्या करते हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल से। हमें मॉर्निंग में ये पिल्स लेनी होती है, पर डे एक एक हमें पिल्स लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है कॉपर आयोडीज इफ इंसर्शन विद इन 5 days। अगर इमरजेंसी पिल्स हमने नहीं लिया तो हमें जो आयोडीज है वो इंसर्ट करवानी होती है 5 दिन के अंदर अंदर आफ्टर इंटरकॉर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होती है, परमानेंट मेथड होती है स्टरलाइजेशन, जिसमें ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी होती है। ये परमानेंट फैमिली प्लानिंग की मेथड्स होती है। फिर है फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड विथ एप्स एंड टूल्स। फिर जाएगा साइकिल ट्रैकिंग यूजिंग मॉडर्न टूल, ओव्यूलेशन प्रोडक्टर किट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आ जाती है विथड्रॉल आती है, मतलब क्वाइटस को हम क्या कर सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं, इंटरप्ट वहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर आ जाएगी रिदम मेथड एंड कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर बनाते हैं जिसमें हम ओव्यूलेशन डेज को हम यहाँ पे निकाल देते हैं, और जो हमारे मेंसेस आने से पहले वाले 5 to 7 डेजेस और मेंसेस के बाद वाले जो डेज होते हैं 4-5 डेजेस, वो यहाँ पे हमारे सेफ होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, जिसमें LAM भी इसको कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सी, एक्सप्लेन एनी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस। हमें एक फैमिली प्लानिंग मेथड को यहाँ पे समझाना है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। प्लानिंग मेथड हमने कल की वीडियो में देखा था, तो हम यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं जो क्या है, IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जाएगी। एंड IUD इज द स्मॉल फ्लेक्सिबल T-shaped डिवाइस मेड ऑफ प्लास्टिक एंड सम टाइम कॉपर। तो जो IUDs होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, T शेप की होती है, और ये प्लास्टिक की भी होती है, और सम टाइम क्या होती है, कॉपर की भी होती है। फिर इट प्लेस इनसाइड द यूट्रस बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इट पर्पस इज द प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इन आइदर। क्या करते हैं, यूट्रस में इसको प्लेस कर देते हैं, और जो IUDs होती हैं वो फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे नहीं होने देती हैं। फिर जिसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं रिलीजिंग कॉपर विच इज़ द टॉक्सिक टू स्पर्म इन कॉपर IUDs। जो कॉपर IUDs हम यूज़ करते हैं, तो वो जो कॉपर IUDs होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म के लिए टॉक्सिक होती हैं और उनको वहाँ पे किल कर देती है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं रिलीजिंग हार्मोन। जो हार्मोनल IUDs होती हैं उसमें क्या होती है, विच थिकन्ड सर्वाइकल म्यूकस एंड सम टाइम स्टॉप ओव्यूलेशन इन हार्मोनल IUDs। जो हार्मोनल IUDs होती हैं वो थोड़ी सी हार्म होती हैं, कई बार हमारे जो ओव्यूलेशन रहता है उसको भी क्या कर देती है, आगे पीछे कर देती हैं उसके टाइम को। फिर नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ IUDs। हम टाइप्स देख लेते हैं IUDs के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कॉपर IUD। इसका एग्जांपल आ जाता है पैरागार्ड,
इसमें आ जाएगा कंटेंट नो हार्मोन, मतलब जो कॉपर आयोडीज है उसमें हार्मोन नहीं पाया जाता है। वर्क बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस दैट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। इसमें क्या करते हैं, जो कॉपर आयंस यहाँ पे रिलीज होते जाते हैं जो स्पर्म के लिए यहाँ पे हार्मफुल होते हैं और उनको एग तक नहीं पहुंचने देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव इमीडिएट आफ्टर इंसर्शन कैन लास्ट अप टू 10 to 12 ईयर्स। कॉपर आयोडीज रहती हैं वो तुरंत इफेक्टिव हो जाती हैं, जैसे ही हम इंसर्शन करवाते हैं तो वो इमीडिएट अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखाती हैं और 10 से 12 साल के लिए हम इसको लगा सकते हैं। जैसे कि 80 आती है यहाँ पे, ऐसी इस प्रकार की अलग अलग ईयर के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आयोडीज यूज़ की जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल आयोडी, जिसमें हार्मोनल में आ जाती है मिनेरा, कैलिना और लिटेटा और स्काइला। ये जो हार्मोनल आयोडी हैं वहाँ पे ये आती हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन रिलीज होता है, जो कौन सा हार्मोन रहता है, लिबोजेस्ट्रिल, ए टाइप ऑफ प्रोजेस्ट्रिन। जो प्रोजेस्ट्रिन हार्मोन उसी का एक हार्मोन रहता है लिबोजेस्ट्रिल। फिर थिकन सर्वाइकल म्यूकस, थिन द यूटेराइन लाइनिंग एंड सम टाइम स्टॉप ओव्यूलेशन। कई बार ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती हैं, थिक म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। फिर कैन लास्ट फ्रॉम 3 to 8 ईयर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। ये भी क्या करती हैं, 3 से 8 साल के लिए ये लगाई जाती हैं। इनके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से ब्रांड की हैं, कितने साल वाली हैं। इस प्रकार से हम हार्मोनल आयोडीज को यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें फर्स्ट आ जाता है वेरी इफेक्टिव। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है वो इफेक्टिव होती है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मतलब हम इनको 10-12 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक क्विक रिटर्न्स टू फर्टिलिटी, जैसे ही हम इनको रिमूव करवाते हैं तो हम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं, फर्टाइल वुमेन्स हो सकती हैं। फिर आ जाएगी द कन्वीनियंट होती हैं, डिस्क्रीट होती है। फिर सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी ये सेफ होती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इनिशियल डिस्कम्फर्ट, मतलब जैसे इंसर्ट करवाती है वुमेन तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर है क्रैम्पिंग एंड स्पोर्टिंग। नेक्स्ट आ जाएगा चेंज इन पीरियड्स, उनका जो पीरियड्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। कॉपर आयोडीज और हार्मोनल आयोडीज को यूज़ करते हैं तो। फिर आ जाएगा रिस्क ऑफ एक्सपल्सन, रिस्क होता है कि वो बाहर ना निकल जाए। फिर आ जाएगा रेयर कॉम्प्लिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम फर्स्ट देखने वाले हैं डेंगू फीवर के ऊपर। तो डेंगू फीवर इज़ द वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। जो डेंगू फीवर होता है वो क्या होता है, किससे ट्रांसमिट होता है, एडिस मॉस्किटोस को ट्रांसफ़र करता है। और ये किससे फैलता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण ये कॉज होता है। फिर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें आ जाता है सडन हाई फीवर रहता है, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आई के पीछे पेन होगा, जॉइंट और मसल्स में पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, स्किन रैशेस होंगे और माइल्ड ब्लीडिंग होगी। फिर हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है डेंगू फीवर के टाइम में। तो इसमें आ जाएगा नो स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट, इसमें किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सपोर्टिव प्रोवाइड किए जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेस्ट फ्लूइड एंड पेन रिलीवर लाइक एसिटामिनोफेन, रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, फ्लूइड दिया जाता है और एसिटामिनोफेन को दिया जाता है पेन के रिलीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हॉस्पिटल केयर फॉर सीवियर केसेस, बहुत ज़्यादा अगर डेंगू की सीवियरिटी बढ़ गई है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है पेशेंट को। फिर हम इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। अवॉइड मॉस्किटो बाइट, यूज़ रिपेलेंट, वेयर लॉन्ग स्लिप्स, यूज़ नेट्स। तो हमें क्या करना है, मॉस्किटो के बाइट से बचना है, मतलब हमें मॉस्किटो नहीं काटना चाहिए, ऐसे कपड़े का यूज़ करना चाहिए, ऐसे रिपेलेंट जो आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिमूव स्टैंडिंग वाटर वेयर मॉस्किटो ब्रीड। तो जो वाटर होता है हमें उसको इकट्ठा करके नहीं रखना है, अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं तो वहाँ पे जो मॉस्किटो है वो पनपते हैं, तो इसलिए हमें पानी को, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है हमारे घर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी है डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। हमें न्यूक्लियर फैमिली के यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ अगर डेली वर्क के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में कौन ही, सिर्फ बच्चा बचता है, तो उसकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं रहता है और उसको सपोर्ट सिस्टम भी कम मिलता है। फिर आ जाएगा इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वहाँ पे मेंबर्स कम हो जाएंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर है आइसोलेशन, न्यूक्लियर फैमिली में कम फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स कम रहेंगे और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का उनको टाइम नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आइसोलेशन बढ़ जाएगा। फिर है लेस कल्चरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आ जाएगा प्रेशर ऑन चिल्ड्रन एंड
पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच चिल्ड्रन के ऊपर क्या रहता है, प्रेशर बना रहता है। फिर है लेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिर आ जाएगा ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अगर यहाँ पे मेंबर्स कम है, फैमिली मेंबर्स कम है न्यूक्लियर फैमिली में, तो अगर कोई इमरजेंसीज होती है तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होते हैं इमरजेंसी होने के। नेक्स्ट आ जाएगा इमोशनल स्टैंड। फिर लैक ऑफ गाइडेंस, मतलब अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंक्रीज वर्कलोड फॉर वुमेन। जो वुमेन्स होती हैं उनका वर्कलोड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उनको घर के काम के साथ में बाहर का काम भी उन्हें करना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लेस फैमिली बॉन्डिंग अक्रॉस जनरेशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा चाइल्ड केयर चैलेंजेस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे लिविंग का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जनरेशनल गैप इश्यूज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। तो हम पहले देख लेते हैं कि डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए हमें क्या क्या पूरी प्रोसेस करनी चाहिए और किस तरीके से हमें वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए उसका। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं लैंड फिलिंग। वेस्ट इज ब्रीड इन द ग्राउंड, मतलब हमें ग्राउंड के अंदर क्या करना, उसको अंदर मिट्टी के नीचे उसको दबाना है। फिर है कॉमन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन कॉज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली। अगर सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेटेड करता है। फिर नेक्स्ट हमारी स्टेप आ जाती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, वेस्ट को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्निंग ऑफ वेस्ट इज हाई टेम्परेचर, मतलब वेस्ट को यहाँ पे हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है। रिड्यूसेस वॉल्यूम बट में रिलीज पॉल्यूटेंट अनलेस वेल कंट्रोल्ड। तो जो इसमें हम वेस्ट को जलाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूटेंट बाहर निकलता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। बस हम जब इसको जलाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर थर्ड इसकी प्रोसेस में जाएगी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, एक बार यूज़ करने के बाद में फिर से उसको यूज़ करना। फिर है रीप्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, मतलब एक बार यूज़ कर लिया फिर उस चीज़ का क्या बना दिया, न्यू प्रोडक्ट बना दिया। हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज एंड रिड्यूस लैंड फिलिंग यूज़। फिर हमारी नेक्स्ट आ जाती है कंपोस्टिंग। बायोलॉजिकल डिकम्पोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट फॉर सॉइल। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट टू एनर्जी। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू यूजेबल हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स। तो हमें क्या करना है, जो मटेरियल्स होता है उसको जला के इंसिनरेट करके यूजेबल हमें हीट यहाँ पे बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल के लिए यूज़ करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन विद एनर्जी रिकवरी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ओपन डंपिंग नॉट रिकमेंडेड, मतलब खुले में हमें कचरे को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अनरेगुलेटेड डिस्पोजेबल इन ओपन एरिया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कॉजेज पॉल्यूटेंट एंड हेल्थ हजार्ड्स। ये क्या करेगा, अगर हम ओपन एरिया में हमारा जो कचरा है, वेस्ट है, उसको हम फेंकेंगे तो वो बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर है यूज़ फॉर हजार्डियस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट न्यूट्रलाइज्ड एंड डिटॉक्सिफाइज डेंजरस सब्सटेंस। जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हमें हजार्डियस और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और उसको न्यूट्रलाइज करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है और उसको जो डेंजरस सब्सटेंस है उसको क्या करना है, डिटॉक्सिफाइज करना है, जिससे हमारे हेल्थ इशूज़ ना बने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का बी, ट्यूबरक्लोसिस। इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, तो हम पहले देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज द क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स एंड ग्रेन्युलोमस इन लंग्स। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेटिव एजेंट है जो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। और ये फिर ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने के बाद में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स और ग्रेन्युलोमस कहाँ बनते हैं, लंग्स के अंदर बनते हैं। ट्यूबरकल्स और ग्रेन्युलोमस कहाँ बनते हैं, लंग्स के अंदर। फिर हम इसके कॉजेज देख लेते हैं, किस कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और बाय एयर ड्रॉपलेट। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें रहेगा परसिस्टेंट कफ रहने वाला है, फिर है कफिंग अप ब्लड रहने वाला है, कफ के साथ भी ब्लड आता है, फिर चेस्ट पेन रहेगा, फिर वेट लॉस रहेगा। चेस्ट पेन क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्यूबरकल्स और ग्रेन्युलोमस बन जाएंगे जिसके कारण सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, जिससे चेस्ट पेन होगा। फिर वेट लॉस होगा, नाइट स्वेटिंग होगी, फटीग और
फीवर बना रहेगा। फीवर किस लिए बना रहेगा? इन्फेक्शन के कारण। डायग्नोसिस हम देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन, हमें सारी हिस्ट्री उससे कलेक्ट करनी है कि उसके फैमिली हिस्ट्री में किसी को तो नहीं है, या फिर उसको रिकरेंट बार बार ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं होता है, अगर कोई लंग्स की डिसीज़ तो नहीं है, ये सब हमें हिस्ट्री में उससे पूछ लेना। फिर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके चेस्ट एरिया में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट एक्सरे करवाना है, जिससे हमें पता चल सके कि ट्यूबरकल्स और ग्रेन्युलोमस से वहाँ पे फॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं लंग्स में। फिर स्पूटम टेस्ट, हमें स्पूटम का टेस्ट करवाना है, उसका कल्चर करवाना है, जिससे ये पता लग सके कि उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है। फिर है मोन्टॉक्स टेस्ट, टीबी के लिए किया जाता है। फिर है ब्लड टेस्ट में इंक्रीज WBC और ESR रेट यहाँ पे बढ़ी हुई आएगी। अब हम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देख लेते हैं, जिसमें यूजुअली इन्वॉल्व्स आए लॉन्ग कोर्सेस। इसके लिए क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है टीबी का, इसमें लॉन्ग कोर्स यूज़ किया जाता है। जैसे 6 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती है, 9 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती है, 12 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो ऐसे लंबे टाइम के लिए इसमें मेडिसिन दी जाती है, और हमें कंटिन्यूस मेडिकेशन लेनी होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन का हम गैप करके दूसरे दिन मेडिकेशन ले लें, ऐसा नहीं होता। अगर हम गैप करते हैं तो हमें ये पूरे कोर्स को हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व द लॉन्ग कोर्सेज 6 to 9 मंथ ऑफ एंटीबायोटिक लाइक आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल, पैराजिनामाइड। ये एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं, जिनका हम शॉर्ट्स में यूज़ करते हैं। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल और पैराजिनामाइड। जो रिफाम्पिसिन होता है उसको खाने से रेड ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इट्स क्रिटिकल टू कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ प्रिवेंट रेजिस्टेंस। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ट्रीट नहीं हो पाती है, तो हमें सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन ड्रग्स को हमें क्या करना है, दोनों ड्रग्स का हमें कॉम्बिनेशन करके उनको कॉम्बिनेशन में हमें ड्रग थेरेपी चलानी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रिवेंशन में आ जाएगा BCG वैक्सीन यहाँ पे लगवाना है, जो बैसिलस कैलमेटगुरिन वैक्सीन होता है वो लगता है टीबी के लिए। फिर आ जाएगा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव केसेस। अगर एक्टिव केसेस है, टीबी उसको अभी है, तो हमें क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है और उसको ट्रीट करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा गुड वेंटिलेशन इन क्राउडेड एरियाज। फिर क्या करना है, उनको वेंटिलेशन अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेटेड हमें एरिया में रखना है। वहाँ पे स्पूटम कलेक्ट होते जाएगा, तो जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमें वेल वेंटिलेटेड एरिया में उनको रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड यहाँ पे बताना है। तो जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इज द मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड द कॉजेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, डिसीज़ के कैसे किस तरीके से वो स्प्रेड हो रही है, किसके कारण स्प्रेड हो रही है, कैसे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रही है। तो मतलब हमें कॉजेशन ऑफ डिसीज़ और स्प्रेड ऑफ डिसीज़ पता करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का यूज़ करते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एजेंट, सेकंड होता है एनवायरनमेंट और थर्ड होता है होस्ट। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं एजेंट। द कॉजेज ऑफ डिसीज दिस कैन, मतलब एजेंट मतलब किस किस कारण से डिसीज स्प्रेड होती है। फर्स्ट आ जाएगा बायोलॉजिकल, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। केमिकल में आ जाता है एग्जाम्पल टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट। फिजिकल में आ जाता है रेडिएशन, ट्रॉमा। न्यूट्रिशनल में आता है डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। मतलब ये सब कारण है, ये सब कॉजेज हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, हम एजेंट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, मतलब किस में हो रही है, अगर ह्यूमन में हो रही तो वो एक होस्ट, एनिमल में हो रही तो एनिमल होस्ट है। तो हम देख लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ ह्यूमन एंड एनिमल दैट कैन गेट द डिसीज होस्ट फैक्टर इंक्लूड्स। मतलब जिसमें भी डिसीज होती है वो हमारा क्या होता है, होस्ट होता है। फर्स्ट आ जाएगा एज, सेक्स या फिर जेनेटिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा इम्यूनिटी, बिहेवियर, एग्जाम्पल में आ जाएगा हाइजीन, डाइट और लाइफस्टाइल। अब इसका थर्ड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द एजेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट आता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूटेटेड है, तो हमें क्या होगी, जो डिसीज़ हैं वो आसानी से लग जाएगी। फिर जाएगा दीज कैन बी क्लाइमेट, सैनिटेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और क्राउडिंग एंड असेस टू हेल्थ केयर। मतलब हम कैसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो हमारी हेल्थ में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी यहाँ पे हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अगर हम सैनिटेशन बना के रखते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ बना के रखते हैं, तो उस टाइम में भी जो डिसीज़ का स्प्रेड रेट है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। हम ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहेंगे तो वहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है 4th का है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2019 में हमने पढ़ चुका है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5, मतलब हमें 5 डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है जिनको लिखना। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल की डेफिनेशन देख लीजिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिफर्स टू द पॉपुलेशन साइकिल दैट बीइंग्स विद द fall in death rate continue with the phases of rapid population growth and conclude with the decline in birth rate। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसमें क्या बताया है कि जो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है, एक पॉपुलेशन की एक साइकिल होती है जिसमें जो डेथ रेट होती है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी तो डेथ रेट कम हो ही जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रैपिड पॉपुलेशन, मतलब जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, रैपिडली हो रही है। ये किसने कहा, ये अकॉर्डिंग टू डोलन। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है द डेमोग्राफिक साइकिल एंड पॉपुलेशन साइकिल रिफर्स टू द इवोल्यूशन ओवर टाइम द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ कंट्री रीजन एंड अदर डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया। तो जो इसमें क्या बताया गया है, जो डेमोग्राफिक साइकिल होती है उसको हम पॉपुलेशन साइकिल कहते हैं, और उसमें हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, डेमोग्राफिक साइकिल की। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे मम्स की। मम्स इज़ द एक्यूट वायरल इलनेस कॉज्ड बाय द मम्स वायरस कैरेक्टराइज्ड प्राइमरी बाय पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड। इट इज़ द ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। जो मम्स होता है वो एक्यूट वायरल इलनेस के कारण कॉज होता है। जो मम्स है उसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या देखने को मिलता है, पेनफुल स्वेलिंग होती है। कहाँ पे, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग होती है, और ये किससे होती है, एक्यूट वायरस इलनेस से ये होती है। और किससे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट एंड इज प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन। और हम किस मम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, जिसमें हम वैक्सीन देखते हैं वो MMR लगती है 9 मंथ में। फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। मम्स इज द एक्यूट कंटाजियस वायरस डिसीज कॉज्ड बाय द पैरामिक्सोवायरस ऑफ द जीनस रुबेलोवायरस स्पेशियल मम्स वायरस एंड मार्क बाय द फीवर बाय स्वेलिंग स्पेशली ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो जो मम्स होता है वो एक कंटेजियस वायरल डिसीज है जो किसके कारण होती है, पैरामिक्सोवायरस से होती है। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स इज द कंटेजियस वायरल disease caused by the varicella zoster marked by an itchy rash with the red spot and blister। जो चिकन पॉक्स होता है वो भी क्या होती है, कंटेजियस डिसीज होती है जो बैरिसिला जोस्टर के वायरस से होती है। और हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, इसके सिम्टम्स हमें रेड स्पॉट्स होते हैं और ब्लिस्टर बनते हैं। फिर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स इज द एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेस्कुलर रैश, माइल्ड फीवर एंड माइल्ड कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स। तो जो चिकन पॉक्स है वो क्या है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज भी है, एक से दूसरे में फैल जाती है ये डिसीज है। वेसिक्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल्स होते हैं, मतलब सेंटर में ज़्यादा होते हैं, और प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं। इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं चिकन पॉक्स के, तो होते हैं सेंट्रीपिटल, एक होते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। सेंट्रीपिटल में आ जाएगा कि जो मिड वाला पोर्शन होता है, जैसे फेस हमारा चेस्ट एरिया, उस तरफ में ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और फिर प्लियोमॉर्फिज्म मतलब एक ही समय पे ये अलग अलग अपनी स्टेजेस बताते हैं, मतलब अलग अलग ये होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एपिडेमिक। एपिडेमिक के ऊपर हम देख लेते हैं। एन एपिडेमिक इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टाइपिकली इन द स्पेसिफिक ओरिजिन एंड कम्युनिटी। तो जो एपिडेमिक है वो क्या है, सडन स्प्रेड होना, किसी भी डिसीज़ का सडन स्प्रेड होना, किसी लार्ज पॉपुलेशन में एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ही एक डिसीज़ का क्या होना, सडन आउटब्रेक हो जाना ही क्या होता है, एपिडेमिक्स होता है। अब हम इसकी एपिडेमिक की सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एपिडेमिक कैन आल्सो रिफर्स टू द सडन इंक्रीज इन occurrence of the particular phenomena that spread quickly and widely within a population। अब इसमें सेकंड डेफिनेशन में क्या है, विद इन अ पॉपुलेशन, मतलब जितनी हमने पॉपुलेशन लिया उसके अंदर में क्या होना, सडन इंक्रीज होना, जो भी क्या हो रहा है वहाँ पे डिसीज हो रही है उसका क्या होना, सडन इंक्रीज होना और स्प्रेड होना क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। फिर हम इसकी थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एपिडेमिक इज द सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज दैट स्प्रेड रैपिडली विद इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड एरिया। इसमें क्या है, जो इसमें क्या बताया है कि जो एपिडेमिक है उसका क्या है, सडन आउटब्रेक होना, मतलब तुरंत बहुत तेज़ी से सडन क्या होना, फैलना, स्प्रेड होना,
उस डिसीज़ का एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे ही उसका क्या होना, आउटब्रेक हो जाना, क्या कहलाता है, एपिडेमिक्स कहलाता है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है चाइल्ड एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ इज़ एनी फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्चुअल हार्म and neglect inflicted upon the child by a parent, caregivers and other adult which result in the potential and actual harms to the child health, development and dignity। चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, मतलब जो 14 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, या तो फिजिकली, इमोशनली, सेक्चुअली उनको हार्म किया जाता है। ये सब किस में आ जाता है, चाइल्ड एब्यूज़ में आ जाता है। चाइल्ड अब्यूज़ की सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ रिफर्स टू द एनी एक्ट एंड फेलियर to act by the caregiver that result in the harm, potential harm and threat of harm to the child. This is include the physical violence, emotional mistreatment, sexual exploitation and neglect। क्या आ जाता है, फिजिकल वायलेंस अगर हो रहा है ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। इमोशनल मिसट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में आ जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर स्ट्रेटेजी यूज टू पब्लिक हेल्थ टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। दीज इंक्लूड द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल एम एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीज डेवलपमेंट। तो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है डिसीज़ को क्या प्रिवेंट करना है, मतलब पब्लिक हेल्थ जो भी सोसाइटी के पीपल्स हैं, जो कम्युनिटी के पीपल हैं, उनमें डिसीज़ को स्प्रेड होने से बचाने का एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन रिफर्स टू द सिस्टेमिक स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट हेल्थ, डिटेक्ट इलनेस अर्ली एंड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट रेंजिंग फ्रॉम प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर टू रिहेबिलिटेटिंग आफ्टर डिसीज। तो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो क्या होता है, एक स्टेप से हमें फॉलो करना होता है, मतलब सिस्टेमिक स्टेप होती है जिसको हमें इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज़ को क्योर करने के लिए हमें फॉलो करनी होती है, जिसमें डिसीज़ के रिस्क फैक्टर से लेके उसके प्रिवेंशन तक, उसके लास्ट रिहेबिलिटेशन तक उसमें पूरी क्या की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे हमारा 2020 का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।